तो इस क्लास में हम लोग वैलिडेशन देखने जा रहे हैं। हमने फाइल्स के बारे में देख लिया है कि हमारे पास में ASP.NET के अंदर कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। तो ये सारे ओपन फाइल्स को अगर आप एक साथ क्लोज़ करना चाहते हो तो आप पे क्लिक कर सकते हो क्लोज़ ऑल टैब्स, तो सारे टैब्स आपके ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। ना इसके अंदर में कुछ फाइल्स हैं, लेकिन मैं अभी एक यूज़र रजिस्ट्रेशन नाम का ना एक पेज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जिसमें मैं यूज़र के अकॉर्डिंगली आपको वैलिडेशंस बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं ऐड न्यू आइटम पे, ऐड न्यू आइटम पे, और इस आइटम में यहाँ पे हम लोग वेब फॉर्म एक सेलेक्ट करते हैं और उस वेब फॉर्म का नाम मैंने ले लिया यूज़र रजिस्ट्रेशन REG, ठीक है। उसके नाम से मैंने एक पेज ऐड कर लिया, यानी कि यूज़र जब यहाँ अपने अकाउंट को क्रिएट करेगा तो जो लेआउट हमारा बनना चाहिए वो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पेज डिज़ाइन पे जाते हैं एज यूजुअल, और यहाँ से मैं टेबल लेना चाहता हूँ इस डिव के अंदर। तो मैंने यहाँ से इंसर्ट किया एक टेबल, टेबल के अंदर मैंने कुछ रोज़ लिए, लाइक 8 रोज़ ले लेता हूँ मैं और 3 कॉलम्स ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे वैलिडेशंस भी अप्लाई करने हैं, इसलिए मैं 3 कॉलम्स लिए। ये मेरे पास टेबल है, इस टेबल को मैं अपने हिसाब से रीसाइज़ करता हूँ, एंड रीसाइज़ करने के बाद इसको मैंने सेंटर में किया और मैंने इसे अप्लाई कर दिया, लाइक इसको एंटर करा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा टैप नीचे सेंटर ऑफ द फॉर्म मैंने कर लिया। उसके लिए आप यहाँ पे BR लिख सकते हो ऊपर, यानी जो आपका टेबल है इससे पहले आप BR लिखोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपका कुछ लाइंस आपका ब्रेक रो हो जाता है। तो ये चीज़ हमने वहीं डिज़ाइन से कर लिया था। अब फर्स्ट वाले डिव को मैंने अगेन ऐसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको मॉडिफाई करके मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैंने इसको सेंटर में कर दिया और ये मैंने इसका फॉर्म का नाम दे दिया यूज़र रजिस्ट्रेशन। एज यूजुअल मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसे मैंने बोल्ड किया और डिफ़ॉल्ट में जाके मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। इसका 4 कलर मैंने चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंगली, 4 कलर मैंने इसका चेंज कर दिया। और हाँ, मैंने बैक कलर चेंज कर दिया, एक्चुअली 4 कलर नहीं किया। ये आपका बेसिकली ये बैक कलर है और ये 4 कलर है, तो मैंने बैक कलर वाइट रखना है और 4 कलर मुझे ये चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया, राइट। अब मेरे फील्ड्स क्या क्या हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र का ईमेल आईडी आए, तो मैंने लिया ईमेल आईडी। मैंने ईमेल आईडी एक्सपैंड में यहाँ पे टाइप कर दिया ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल आईडी यूज़र क्या करेगा, अपने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेगा। सेकंड कॉलम मैं चाहता हूँ पासवर्ड, ये अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, राइट। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो भी उसने पासवर्ड डाला है उसको एक बार रिकन्फर्म करे, तो रिकन्फर्म पासवर्ड। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उसके बाद पासवर्ड के बाद वो अपना नेम डाले, और नेम के बाद मैं चाहता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाले, और डेट ऑफ बर्थ के बाद वो अपनी लाइक कॉर्पोरेट ईमेल आईडी कोई हो, वेबसाइट हो तो वेबसाइट का नाम डाले। तो ये एक कुछ फील्ड्स मैंने बना लिए। उसके हिसाब से अब मुझे यहाँ पे वैलिडेशंस करने हैं, उससे पहले मुझे फील्ड्स लेने पड़ेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस। तो मैं टूल्स में जाऊँगा और ये टूल्स के अंदर में स्टैंडर्ड के अंदर में टूल्स के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस, पहला फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्सेस मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लिया मैंने। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, जितने भी मेरी रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब सबकी नेमिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वैलिडेशन अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको 1 2 3 से पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा कंट्रोल किसके लिए है। तो फर्स्ट वाला जो है ईमेल आईडी के लिए है टेक्स्ट बॉक्स। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में भी। प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज कर सकते हो यहाँ पे उसकी आईडी। देखो, एक आईडी है, दूसरा उसका टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब वो एरिया जो उसको अपीयरिंग्स जो दिखेगा, उसको जो अपीयरिंग्स दिखेगा उसको रन टाइम पे वो है। तो रन टाइम में तो आपको ब्लैंक रखना है, मुझे इसकी आईडी चेंज करनी है। यानी कि ये ध्यान रखना
कि जब भी हम कोई भी कंट्रोल पे काम करेंगे ना, तो उसकी आईडी को चेंज करेंगे, ना कि उसके नेम को चेंज करेंगे। आईडी का मतलब उसकी आइडेंटिटी, और नेम का मतलब वो उसके ऊपर जो विजिबल है, वो जो यूज़र को दिखेगा। तो यूज़र को तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैंक है, बट उसकी आईडी यहाँ पे ये है। तो आईडी को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अगर यहाँ पे किसके लिए चाहिए था ये टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल आईडी के लिए, तो मैंने लिया txt ईमेल। सेम इसी पार्ट को चेंज करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दो, और आपने यहाँ पे कर्सर का पॉइंटर रखा है, इसके टेक्स्ट बॉक्स को चेंज करना चाहते हो तो आप देखो टेक्स्ट बॉक्स 2 के पे आ गए। अब यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, txt pwd पासवर्ड कर दिया। अगेन री पासवर्ड के लिए जाना है, आप यहाँ से जाओ री पासवर्ड में, ये आ गया आपका थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स जिसके लिए आप रखना चाहते हो txt री pwd, री पासवर्ड हो गया। री पासवर्ड के बाद क्या है, नेम है। देखो यहाँ पे भी आपको देखोगे तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये नेम का कॉलम है, ये पासवर्ड री पासवर्ड का कॉलम था। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ txt नेम। नेम के बाद मुझे डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं यहाँ लेता हूँ txt dob डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के बाद वेबसाइट है तो इसके लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे txt वेब साइट। ठीक, तो इस तरह से आपने नाम चेंज कर दिया है। और आपको डिज़ाइन में आपको चाहिए एक बटन भी चाहिए ऑपरेशंस के लिए, तो जिस पे आप सबमिट पे क्लिक करो तो आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक सर्वर साइड बटन ले लिया। अब देखो ये जितने भी कंट्रोल्स हैं ना, इसको आप लोग वेब कंट्रोल्स के नाम से भी जान सकते हो, कि जितने भी हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, बटन्स हैं, तो दीज आर वेब कंट्रोल्स, है ना। क्योंकि हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट के अंदर में जो हम लोग कंट्रोल्स यूज़ कर रहे हैं टू मैनेजिंग आवर वर्क, तो उसको हम लोग वेब कंट्रोल्स बोल सकते हैं। जितने भी ये कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं ये सर्वर साइड कंट्रोल है। यानी कंट्रोल ASP.NET के अंदर में दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड कंट्रोल और एक होता है सर्वर साइड कंट्रोल। जो हम लोग अभी कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं वो सर्वर साइड कंट्रोल है। क्यों सर्वर साइड है? अब जब भी आप देखो कोई भी अगर आप कंट्रोल पे क्लिक करते हो तो उस कंट्रोल की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन के अंदर में देखो लिखा हुआ है रन एट सर्वर, है ना। रन एट सर्वर मतलब ये एक बटन है जिसका एट्रीब्यूट क्या दिखा हुआ है आपको, रन एट सर्वर। यानी कि जो कंट्रोल है बेसिकली ये सर्वर पे रन करेगा। सर्वर कौन है? अब आपके पास जो ये पेज है इसका नाम है यूज़र रजिस्ट्रेशन। इस यूज़र रजिस्ट्रेशन के दो पार्ट हैं, एक क्लाइंट साइड पेज जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, और इसका एक दूसरा पेज होगा इसको हम कहते हैं सर्वर साइड पेज, यानी कि यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला, ये वाला, ये उसका दूसरा पार्ट है। यानी कि ये वाला पेज ये सर्वर साइड का पेज है। यानी कि जो कंट्रोल है ना बेसिकली ये जो रन करेगा वो कहाँ रन करेगा, सर्वर पे, क्लाइंट पे रन नहीं करेगा, ये सर्वर पे रन करेगा। यानी कि वट एवर वी राइट ऑन दिस बटन दैट विल बी एग्जीक्यूट ऑन अ सर्वर पेज, एंड सर्वर पेज इज द सेकेंड पेज ऑफ द जो भी आप बना रहे हो उसका जो सर्वर साइड का पेज है, सेकेंड पेज है, जिसको हम कहते हैं default.aspx.cs या जो भी है। जैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन है तो यूज़र रजिस्ट्रेशन.aspx.cs जो पेज होगा वो सर्वर साइड का पेज होगा। तो एक तो ये हमारे कंट्रोल हो गए। एक और कंट्रोल होता है जिसके अंदर में हम लोग ये एट्रीब्यूट नहीं होते हैं, यानी कि वो जो कंट्रोल है उसकी डेफिनेशन के अंदर में रन एट सर्वर नहीं लिखा रहेगा, और वो उस पेज पे उस बटन के थ्रू अगर आप चाहोगे इस सेकंड वाले पेज पे, यानी कि सर्वर साइड पेज पे मैं कोड कर दूं उसके लिए कुछ, तो आप नहीं कर सकते। जैसे कि HTML कंट्रोल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने कंट्रोल्स यूज़ किया है अभी तक, ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड में से किया है। स्टैंडर्ड के अंदर में जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे सर्वर साइड है। इवन डेटा के अंदर में, वैलिडेशन के अंदर में, नेविगेशन, लॉगिन, वेब पार्ट, एजेक्स सब में है। लेकिन जो HTML का आपको टैब दिख रहा है इसके अंदर भी देखो बटन है। अगर मैं यहाँ पे एक बटन प्लेस कर दूं, अगर मैं यहाँ पे इसी टैब के अंदर में एक बटन प्लेस करता हूँ, अब देखो ये दोनों बटन सेम लग रहे हैं आपको, सिर्फ कैपिटल स्मॉल का फर्क है। देखा जाए दोनों बटन सेम है, बट इस बटन में क्या डिफरेंस है कि देखो इस बटन के अंदर में जो इनपुट टाइप है वो बटन है, और यहाँ पे रन एट सर्वर एट्रीब्यूट नहीं है ना। इसमें रन एट, इसमें आईडी है, इसमें भी आईडी है, इसमें भी आईडी है। इसमें उन्होंने टाइप बताया कि टाइप मेरा बटन है, और वैल्यू जो है यानी टेक्स्ट वैल्यू जो टेक्स्ट पे लिखा रहेगा वो बटन है। अब मैं इसमें यहाँ पे इसको लिख देता हूँ सबमिट, ठीक है, इस पर मैं सबमिट ले लेता हूँ और इसके टेक्स्ट में लिख देता हूँ सबमिट। अब देखो नीचे दोनों बटन बन गए हमारे पास सबमिट के नाम से।
ये क्या करेगा, वैल्यू सबमिट करेगा और ये टेक्स्ट मैंने सबमिट लिख दिया। अगर मैं इसको चाहूँगा कि इस पर लाइक इसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर दें, तो हम इसके टेक्स्ट में भी हम कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ये जो बटन आपने सेकंड वाला बटन बनाया, अब ये बटन है सबमिट का, अगर मैं इस सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ अभी, तो देखो क्या होगा, और इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखना क्या होगा। जब मैंने इस सबमिट पे क्लिक किया तो इसका जो सेकंड पेज है जिसका नाम है यूज़र रजिस्ट्रेशन .cs, ये वाला, ये डायरेक्टली क्या करेगा, इस पेज पे मूव कर देगा। इस कंट्रोल की जो कोडिंग होगी, ये जो रन एट सर्वर एट्रीब्यूट है, इसकी वजह से इस पे जो कोडिंग होगी, इसकी कोडिंग कहाँ पे होगी, इस सेकंड वाले पेज पे जो सर्वर पे एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर मैं इस पे करूँगा तो वो नहीं होगा। देखो अब मैं इस पर डबल क्लिक करने जा रहा हूँ, देखना कौन से पेज पे आएगा। इसका जो टैग आया कौन से पेज पे आया, ये आया यूज़र रजिस्ट्रेशन .aspx.cs, यानी ये सर्वर साइड के पेज पे इसका टैग चलेगा। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर मैं इस पेज पे डबल क्लिक करता हूँ, इस बटन पे डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो कहाँ मूव कर रहा है, वो उस पेज पे नहीं जा रहा है। किस पे जा रहा है, ये HTML वाले पेज पे आ रहा है। यानी कि आप HTML वाला पेज जो है, यानी कि ASPX वाला पेज है, वो क्लाइंट साइड का पेज है, यानी कि यू कैन राइट द कोड फॉर ओनली क्लाइंट साइड पेज। आप सर्वर साइड पे लिख ही नहीं सकते, आप सर्वर साइड पे उस पे कोड को लिख नहीं सकते, राइट। तो उसके लिए आपको ये कंट्रोल्स के बारे में आपको बताना था, मुझे ज़रूरी था ये। बाकी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, इसकी इनपुट टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी लिखूँगा अब वो सर्वर साइड की कोडिंग के थ्रू होगा, तो मैंने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया है। नाउ द बटन की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है। बटन का नाम मैंने चेंज नहीं किया था, तो बटन का नाम नहीं चेंज किया, तो अब क्या होगा, ये प्रॉब्लम देखो आ सकती है आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है कि बटन का नाम अभी मैंने चेंज नहीं किया, अब जाके मैं प्रॉपर्टी में जाके बटन का नाम चेंज कर देता हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ से कर दिया बटन का नाम चेंज, अब मैंने बटन का नाम कर दिया, सपोज कर लो BTN सबमिट, ठीक है, और इसका टेक्स्ट तो ऑलरेडी सबमिट है। अब मैंने यहाँ से नाम तो चेंज कर दिया, मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बटन की ID तो चेंज हो गई। लेकिन क्या हुआ था, आपने यहाँ पे जब डबल क्लिक करा था ना, तो ये जो ऑन क्लिक एक इवेंट आ गया था यहाँ पे। ऑन क्लिक क्या होता है कि जो आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सर्वर साइड पे एक मेथड बन जाता है। उस मेथड का नाम है button1। अब चूंकि आपने क्या किया, अब जाके इसका नाम आपने चेंज कर दिया, तो ऑलरेडी आपने क्या किया, इस मेथड को तो आपने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है। तो यानी कि यूज़र जब इस पर क्लिक करेगा तो वो उसी मेथड पे भेजेगा जो पहले वाला था, क्योंकि ऑलरेडी आपने बनाया हुआ और उसके साथ उसको जोड़ दिया है आपने इसके अकॉर्डिंगली। तो इस तरह की प्रॉब्लम देखो आपके साथ आ सकती है आने वाले टाइम में, जब आप डिज़ाइन करोगे, कोडिंग करोगे, तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो। तो आप या तो क्या करो, या तो आप इसे यहाँ से डिलीट कर दो, ये जो मेथड आया इसे यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जो ये आपके पास ये मेथड है, इसे भी डिलीट कर दो। अब क्या है, अब डेटाबेस में मतलब उसके सर्वर साइड के पेज पे अभी कोई मेथड नहीं बना हुआ है, अब ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया। और आपने नाम भी चेंज कर दिया, क्या नाम चेंज कर दिया, BTN सबमिट। अब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो जो अब मेथड आएगा वो उस नाम से नहीं आएगा। किस नाम से आएगा, BTN सबमिट क्लिक। अब जो BTN सबमिट क्लिक आया, उसका जो मेथड आएगा वो उस HTML को कैसे पता चलेगा कि ये बटन उसका है, तो ये आएगा इसके थ्रू, ऑन क्लिक कौन सा, BTN सबमिट क्लिक। अब ये बता रहा है कि जो बटन की ID है ना, जिसका नाम BTN सबमिट है, ये रन एट सर्वर है, और इसके अंदर में हमने जो मेथड आपने सर्वर पेज पे लिखा है या आपने जनरेट किया है, उसका नाम है BTN सबमिट क्लिक। तो इस नाम से आप इस तरह को रेक्टिफाई कर सकते हो। नाउ अब हम आते हैं इसमें कुछ वैलिडेशंस लगाते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया, ये मेरा पेज डिज़ाइन आ गया। अब इस पेज को मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और सेट एज स्टार्ट पेज कर दिया, इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप यहाँ पे देखना, जो ब्राउज़र में ये पेज रन होके आएगा, तो उस पेज पे हमने कोई भी वैलिडेशन अभी नहीं लगाया है। यानी कि जैसे ही आप क्लिक करोगे सबमिट पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका सर्वर जो है, जो क्लाइंट साइड से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, और सर्वर क्या करेगा, उसको पोस्ट बैक कर देगा। यानी सर्वर विल पोस्ट बैक द रीडायरेक्ट द पेज टू द क्लाइंट। क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी यहाँ पे वैलिडेशन सी करी नहीं है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो विदाउट एंटरिंग द इंफॉर्मेशन आपने सबमिट कर दिया, तो वो सर्वर पे गया और सर्वर ने उससे एक्सेप्ट भी कर लिया। यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ब्लैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास हुई और सर्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर्वर ने आपकी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करा के रिटर्न भी कर दिया। मतलब हो सकता है अगर आपने वैलिडेशन नहीं लगाया तो इसका मतलब ये है कि सर्वर ने क्या किया, ब्लैंक इन्फॉर्मेशन सेव कर ली, इसका मतलब है।
जो कि एक अनऑथराइज डेटा है हमारे लिए, लाइक इलीगल, मतलब इलीगल तो नहीं, सही अनऑथराइज डेटा है, लाइक इनकम्प्लीट डेटा है ना, हमारे लिए इनकम्प्लीट डेटा है, मतलब हमने कुछ इन्फॉर्मेशन तो डाली नहीं, उसके अकॉर्डिंगली उसने सबमिट करा ली और उसने सारे इन्फॉर्मेशन को ले लिया, मतलब सबमिट कर लिया। आपको पता ही नहीं है कि आईडी किसकी है, किसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर उसने डाली हुई है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैप करना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन लगाते हैं, ताकि अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को, लाइक यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, देखो अभी मैं सबमिट करता हूँ तो क्या हो रहा है, सर्वर विल पोस्ट बैक द पेज, ये देखो यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे चल रहा है ना, मतलब रिफ्रेश हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट किया, क्लाइंट ने क्लिक किया, क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट के इस रिक्वेस्ट पे सर्वर पे के पास गया। अब इन दोनों को हैंडल कौन कर रहा है, IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो हमारा वेब सर्वर है। तो वेब सर्वर कैसे हैंडल कर रहा है, हमारी रिक्वेस्ट को लेके जा रहा है और उसके बाद वहाँ सर्वर ने ASPX पेज पे जो भी मेथड था उसे एग्जीक्यूट करा के हमें रिटर्न कराया। अब वहाँ पे तो हमने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो उस तरह के हम वैलिडेशन को कैसे करेंगे परफॉर्म, तो उसके लिए हम यहाँ पे चाहेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे कि जितने भी ये मेरे फील्ड्स हैं ये फिल होने चाहिए पहले तो, क्योंकि दीज आर द मैंडेटरी फील्ड्स, हमारे लिए ये बहुत मैंडेटरी फील्ड्स हैं, तो ये पहले फिल होने चाहिए। तो फिल होने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगेन आओगे टूल्स में, एंड टूल्स में अब मैं वैलिडेशंस कहाँ लगाना चाहूँगा, यहाँ पे इस वाले कॉलम में लगाना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे देखोगे आप, एक आपको वैलिडेशन के नाम से आपको टैब मिलेगा, दिस वन। ये जो वैलिडेशन टैब है ना, इस वैलिडेशन टैब के अंदर में बहुत सारे कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि कंपेयर वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर्स और रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर्स एंड वैलिडेशन समरी। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, मुझे चाहिए कि ये सारे जो मेरे ईमेल आईडी हैं या जितने भी मेरे फील्ड्स हैं, दीज आर मैंडेटरी फॉर मी। तो मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र इस पर क्लिक करे ना, तो मेरा क्लाइंट क्या करे, चेक करे, तो मेरा मेथड एक चेक करे कि जो ये फील्ड्स हैं ये ब्लैंक नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यूज़ करूँगा। तो मैंने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर एक प्लेस कर लिया इसके सामने। किसके लिए किया ये मैंने किया ईमेल आईडी के लिए, जिसका नाम हमने रखा TXT ईमेल। अगर TXT ईमेल अगर ब्लैंक होता है तो इस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के अंदर में एक मैसेज आ जाए या स्टार आ जाए, कुछ भी आप कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ स्टार हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैंने ये जो वैलिडेशन टैब लिया ना, इसको यहाँ से थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इसको, और बोल्ड करने के बाद इसका 4 कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड में, अलर्ट के लिए, राइट। ओके तो हमने एक रिक्वायर्ड वैलिडेटर लिया, किसके लिए लिया, ये लिया मैंने TXT ईमेल आईडी के लिए लिया। तो मुझे क्या करना होगा, इसके साथ इसको बाइंड करना होगा। कैसे करेंगे, तो इसके लिए अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिक्वायर्ड वैलिडेटर पे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऊपर, कंट्रोल टू वैलिडेट। अब यहाँ पे आपको इसकी आईडी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए वैसे कोई और ज़रूरत का पार्ट नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे इसको हमें वैलिडेट कराना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए किस फील्ड के साथ वैलिडेट कराना है, तो इसमें इसकी आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कंट्रोल टू वैलिडेट। ये कह रहा है कि मैं जो रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर हूँ, मैं किस कंट्रोल से वैलिडेट करूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबके नाम दे रखे हैं, मैंने ऑलरेडी नाम दिया। अगर मैंने नाम नहीं दिए होते तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 5 आता, तो उससे क्या होता, आपको प्रॉब्लम होती आइडेंटिफाई करने में कि किसको किसके साथ हमें मर्ज करना है। अब मुझे रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर 1 जो है वो किसके साथ करना है, ईमेल आईडी के साथ। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा TXT ईमेल, ठीक है। अब एरर मैसेज है, एरर मैसेज में आप क्या चाहते हो कि अगर ये फील्ड ब्लैंक होता है तो आप क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ स्टार आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टार कर दिया, एंटर। तो जो मैं एंटर यहाँ पे करूँगा, अगर आप चाहते हो यहाँ पे लिखा आ जाए प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी। मैं स्टार चाहता हूँ तो मैंने स्टार ले लिया, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो इस तरह से आपका एक मैंडेटरी फील्ड्स यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड है वो भी मेरे लिए मैंडेटरी है, यानी कि यूज़र अगर इस बटन पर क्लिक करता है और मेरा पासवर्ड अगर ब्लैंक होता है तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि ये ना हो और यहाँ पर ये स्टार आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं सेम ही अप्लाई करूँगा। तो मैं इसको फिलहाल करता हूँ क्या, कॉपी करता हूँ, जहाँ जहाँ पे वैलिडेशंस के मैंडेटरी आएंगे वहाँ मैं पेस्ट करता चला जाऊँगा, दोबारा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसकी आपको डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। डेफिनेशन के लिए आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, प्रॉपर्टी के अंदर में आपको क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल टू वैलिडेट चेंज करना है, ठीक है। कंट्रोल टू वैलिडेट में मैंने इसको क्या कर दिया, TXT पासवर्ड और स्टार ही रहने देते हैं। फिर अगेन हमने कंट्रोल V पेस्ट किया, अगेन इसको सेलेक्ट किया और उसके प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल टू वैलिडेट के अंदर में TXT
री पासवर्ड, TXT री पासवर्ड और अगेन स्टार है, ठीक है। उसके बाद मेरा नेम है, फिर कंट्रोल V किया मैंने, अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि जब पेस्ट करते हो ना तब उसका जो TD है वो सेलेक्ट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पेस्ट करने के बाद अगेन उस कंट्रोल को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल को सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में जाओगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा कंट्रोल टू वैलिडेट, यहाँ पे आपको क्या करना है TXT नेम, नेम अगेन आपने स्टार रहने दिया, फिर आपने कंट्रोल V पेस्ट करा, फिर अगेन आपने कंट्रोल को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में गए, अब यहाँ पे आपको करना है डेट ऑफ बर्थ, तो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, अगेन वही रहने दिया, कंट्रोल V पेस्ट किया, फिर सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में गए और यहाँ जाके आपने क्या किया TXT वेबसाइट, TXT वेबसाइट अगेन स्टार रहने दिया। तो अगर आप स्टार की जगह पे आप चाहते हो कि आपके मैंडेटरी फील्ड्स की जगह पे वो आ जाए, लाइक अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, लाइक आप चाहते हो कोई टेक्स्ट आ जाए तो आप टेक्स्ट भी ले सकते हो इसकी जगह पे, जो मैंने आपको अभी स्टार जहाँ पे इनपुट किया था उसकी जगह आप चाहते हो कुछ और स्पेशल करेक्टर आ जाए तो आप भी स्पेशल करेक्टर भी डाल सकते हो उसके अंदर में, उसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई टेक्स्ट अगर आप इनपुट करना चाहते हो प्रॉपर आप टेक्स्ट भी इनपुट कर सकते हो इसके अंदर में, एरर मैसेज में कोई इसका साइज़ नहीं होता, वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, तो देखो ये ब्राउज़र के अंदर में ये लोड होगा, ब्राउज़र के अंदर हमारा शो करेगा। दिस टाइम आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो बिल्ड हो रहे हैं, आपकी एक्सी फाइल क्रिएट हो रही है, कुछ DLL फाइल यूज़ क्रिएट हो रही हैं, और इसके बिहाफ पे फिर आपका जो है जो IIS है हमारा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज आपकी रिक्वेस्ट को सब आपकी साइट से क्लाइंट पे सेंड कर देगा। अभी आ गया मेरे पास। अब मैं पहले भी मैंने क्लिक किया था, अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो मेरा पेज स्टिल यही है, मेरे सर्वर ने पेज को पोस्ट बैक नहीं किया है, और सारे मैंडेटरी फील्ड्स वाले जो मैंने स्टार दिए हुए थे सारे मैंडेटरीज मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे, और मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, यानी उसने ब्लॉक किया हुआ है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे A इनपुट किया, तो जैसे मैंने A इनपुट किया ऑटोमेटिकली मेरा देखो फर्स्ट वाले का जो वैलिडेशन था वो हट गया। अब मैं सेकंड वाले पे आता हूँ, फिर मैंने क्लिक किया तो सेकंड वाले का वैलिडेशन देखो हट गया। थर्ड वाले पे आया मैं, अगेन जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा और जैसे मैं इनपुट करूँगा तो ये वैलिडेशंस के ये टैग्स से देखो हटते चले गए, और मैं बिल्कुल आ गया। मेरे पास में कोई भी इस टाइम पे वैलिडेशंस के लिए एरर नहीं है। और मैं यहाँ पे उसने क्या किया, सिर्फ मैंडेटरी फील्ड्स यानी रिक्वायर्ड फिल्टर की का मतलब क्या है कि सिर्फ वो रिक्वायर्ड लेगा, वो ये नहीं चेक करेगा कि इनपुट टाइप स्ट्रिंग है या नंबर है या कैरेक्टर है या क्या है, वो सिर्फ वो देखेगा उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए, तो आपको सिर्फ वैल्यू को वैलिडेट करता है वो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देखो सर्वर पे ये जा रहा है और वो पोस्ट बैक करके ला रहा है, ठीक है। इसमें से कोई भी एक फील्ड अगर आपके पास नहीं होती है तो देखो यहाँ पे वैलिडेशन अपीयर हो गया और आपका ये पोस्ट नहीं करेगा, यानी जब तक आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं डालोगे ये आपका सर्वर पे पोस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये वैलिडेशन कंट्रोल हो गई रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने A डाला, A इज़ नॉट ए ईमेल आईडी, है ना, ये तो आपकी ईमेल आईडी है नहीं, लेकिन फिर भी इसने ले लिया। मेरे लिए मैंडेटरी है, मेरे को तो दोनों चीज़ें सेट करनी है ना, मेरे को चाहिए कि ईमेल आईडी भी वैलिडेट हो और साथ में मैं चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी भी रहे, तो मुझे दोनों चीज़ें लगानी है इसके साथ में। तो अब ईमेल आईडी को हम कैसे वैलिडेट करेंगे, तो उसको मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। ईमेल आईडी के लिए सपोज कर लो आप चाहते हो इसी के नीचे ईमेल आईडी का मैसेज आ जाए, तो आपको यहाँ पे एंटर कर देते हैं, और यहीं पे नीचे यहाँ पे इस जगह पे मैं टूल्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लूँगा इस टाइम पे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, जहाँ पे एक्सप्रेशन की बात आ रही है। तो ईमेल आईडी शुड हैव एक्सप्रेशन ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक एक्सप्रेशन वैलिडेटर ले लेते हैं। अब एज यूजुअल आप चाहते हो उसका कलर चेंज करना तो 4 कलर में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर ले लो, और बोल्ड करना चाहते हो उसको बोल्ड कर दो एक्सप्रेशन को। लाइक आप चाहते हो कि एक्सप्रेशन यहाँ पे आए, किसके लिए आए, तो ईमेल आईडी के लिए आए जिसका नाम क्या है TXT ईमेल आईडी। तो एक्सप्रेशन वैलिडेटर पे राइट क्लिक करना है, आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। एज यूजुअल आपको पहली प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सबके साथ आपको मिलेगा, चाहे वो रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर हो, रिक्वायर्ड वैलिडेटर हो, कंपेयर वैलिडेटर हो, वैलिडेशन समरी हो, हर जगह पे आपको मिलेगा आपको कंट्रोल टू वैलिडेट। तो कंट्रोल टू वैलिडेट में किसको वैलिडेट करना है, मुझे ईमेल आईडी को, तो मैं यहाँ पे जाके TXT ईमेल को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या मैसेज दूँ, तो मैं बोलूँगा कि ईमेल नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, है ना, ईमेल ID is not in a
करेक्ट फॉर्मेट, कुछ भी दे सकते हो, तो छोटा सा मैसेज देना है वो भी दे सकते हो। ये मैंने दे दिया, यानी कि जब ईमेल आईडी इनवैलिड होगा तभी ये मैसेज शो करेगा मेरे लिए। और इसके बाद नीचे आओगे आप, तो नीचे में आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा वैलिडेशन एक्सप्रेशन, ये वाला। तो ये कह रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन से मैं इसको वैलिडेट करूँ। तो यहाँ पे जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इस पर ब्राउज़ करोगे और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं ना, इसके अंदर आपको इंटरनेट ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है, ये रहा। तो इंटरनेट ईमेल आईडी का एक अपना एक वैलिडेशन फॉर्मूलाज है, इनका फॉर्मेट है, बना हुआ है, इस ऑलरेडी बना हुआ है, आपको उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे कस्टम वैलिडेटर यूज़ करते हो, तो यहाँ से भी हम लोग कस्टमाइज़ करके वहाँ से कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊँगा। तो फिलहाल मैंने क्या किया, इंटरनेट ईमेल आईडी सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब क्या होगा कि जब ये एग्जीक्यूट करेगा ना, तो एग्जीक्यूशन के टाइम में अब यहाँ पे 2 वैलिडेशन उस कंट्रोल पे लगे हुए हैं। पहला कंट्रोल पे लगा हुआ है कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दूसरी वैलिडेशन वहाँ पे ये लगी हुई है कि जो आपके फील्ड्स हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है वहाँ पे, वो आपको वैलिडेशंस के अकॉर्डिंगली कि आपके जो भी ईमेल आईडीज़ हैं, ईमेल आईडी आपकी वहाँ पे ब्लैंक ना हो, उसके लिए रिक्वायर्ड वैलिडेटर आ गया। दूसरा आपको यहाँ पे करना है कि ईमेल आईडी जो है वो आपकी वो एक फॉर्मेट में होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे कि आपके पास होता है कि लाइक नेम कैरेक्टर, फिर @ फिर कैरेक्टर, और फिर उसके बाद फिर डॉट, फिर एक कैरेक्टर। तो इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए जैसे कि हम लोगों ने बनाया हुआ है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे अभी सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सारी वैलिडेशंस आपके पास आ गई, क्योंकि रिक्वायर्ड फिल्टर्स ने बता रहा है कि वो आगे को नहीं लेके जाएगा। और यहाँ पे मैं ए एंटर करता हूँ, ए मैंने एंटर किया तो देखो फर्स्ट वाला वैलिडेशन तो हट गया, लेकिन सेकंड वाला आ गया, ईमेल आईडी इज़ नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, यानी कि आपने जो डाला है वो गलत है। अब ए के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ @, फिर भी ये गलत है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग ले लिया, लाइक ABC में ले लेता हूँ। देखो ये वैलिडेट कर रहा है, वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है। आप कहोगे सर आपने जो ईमेल आईडी लिखा वो तो गलत है, गलत तो है, लेकिन वो गलत को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग @, फिर डॉट लिख के फिर मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। तो जैसे मैं इसको लिखता हूँ ये कह रहा है सही है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग को देख रहा है। अगर आपने कोई बनाया, सपोज कर लो आपने xyz@gmail.com, तो फॉर्मेट इसका यही होता है, या ymail.com या yahoo.com, तो आपको उसका फॉर्मेट वही है। तो उसको वो सिर्फ फॉर्मेट को चेक करता है, जिसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इस तरह से हम लोग इस तरह से कई सारे एक्सप्रेशंस आपको मिल जाएंगे, जैसे वेबसाइट के साथ एक्सप्रेशन होती हैं, आपको ईमेल आईडी के साथ होते हैं, मोबाइल नंबर के साथ एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इस तरह से एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर आप कुछ बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। अब आ गया पासवर्ड पे। पासवर्ड मैंने सपोज कर लो डाला A, और पासवर्ड के अंदर मैं डाल देता हूँ B। अब ये दोनों पासवर्ड मैच नहीं कर रहे, तो ये वैलिडेशन तो फ्री हो गया। वैलिडेशन तो उसने बता दिया कि हाँ भाई टेक्स्ट तो इनपुट है, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो गलत है। तो इसके लिए मुझे बंच ऑफ कोड्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे क्या करोगे, आप एक वैलिडेशन यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है कंपेयर वैलिडेटर। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ कंपेयर हो जाए, यानी जैसे मैं एंटर करूँ यहाँ पे कंपेयर वैलिडेशन का एक मैसेज यहाँ पे शो करे मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, और इस वाले डिव के अंदर ही मैं यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर ले लेता हूँ। ये मेरा कंपेयर वैलिडेटर है, और अभी कंपेयर मैं किसके लिए लिया, पासवर्ड एंड रीपासवर्ड के लिए। तो अगेन इस कंपेयर पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सबसे पहला कंट्रोल टू वैलिडेट एंड कंट्रोल टू कंपेयर। कंट्रोल टू कंपेयर में किसके साथ में करेंगे, यानी कि TXT पासवर्ड, और कंट्रोल टू वैलिडेट क्या करेगा, दूसरे वाले से करेगा, यानी TXT रीपासवर्ड। मैसेज क्या आना चाहिए कि पासवर्ड नॉट मैच्ड। इस तरह से आपने मैसेज यहाँ पे शो करा दिया, राइट। तो ये हो गया आपका, यानी कि जो पासवर्ड है और रीपासवर्ड है और मैच नहीं करेगा, तो आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, एरर मैसेज में आपने ये मैसेज आपने टाइप कर दिया, आपने दोनों को वैलिडेट करा दिया। तो यहाँ पे देखो ये जो कंट्रोल्स मैंने आपको बता रहा हूँ ना, जो ये कंट्रोल्स के लिए हम लोग पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर में बहुत सारे कोड्स लिखते थे, या फिर हम लोग वहाँ पे भी ना करें, अगर हम लोग सर्वर साइड पे कोड करेंगे तो सर्वर के पास जाएगा, वैलिडेट करेगा, फिर रिटर्न करेगा, है ना। तो उसके लिए भी हमें बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ेंगे।
लेकिन यहाँ पे देखो आपको कुछ कोड्स लिखने नहीं पड़ रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी ASP.NET ने आपको एक ऐसे सारे कंट्रोल्स बना के दे दिए हैं, उन कंट्रोल्स के बिहार पे आप ये सारे काम कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इसमें आप नहीं कर पाते हो तो उसको कस्टम वैलिडेटर के थ्रू भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वैलिडेशंस का आ गया, पासवर्ड रीपासवर्ड का चेक करते हैं, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला 123। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 787, तब यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट मैच, है ना। अगर मैं जैसे यहाँ पे 123 करता हूँ तो देखोगे ऑटोमेटिकली नीचे ये मैसेज जो है वो हट गया, यानी कि मेरा पेज पोस्ट बैक हो सकता है अगर मेरी रिक्वायर्ड फील्ड सारे फील्ड्स अगर फिल हो तो, है ना। अब नेम है, नेम के लिए तो ऐसा कुछ यहाँ पे फिलहाल अभी नहीं है, उसके लिए कस्टम वैलिडेटर के लिए साथ में करेंगे, आगे मैं बताऊँगा। डेट ऑफ बर्थ के साथ आप करना चाहते हो। अब डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्या है कि आप चाहते हो कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो ना तो एक रेंज में आ जाए। लाइक आप कैलेंडर के साथ में अगर आप करना चाहते हो तो कैलेंडर के साथ भी कर सकते हो, तो आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो आप इसके लिए। तो ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है ना, आप चाहते हो कि रन टाइम में टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एज अ कैलेंडर आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये डेट ऑफ बर्थ के टेक्स्ट बॉक्स में इस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड, ये टेक्स्ट मोड दिख रहा है, इसको टेक्स्ट मोड को आपको क्या करना है, डेट ले लेना है, ठीक है, डेट। तो जैसे आप डेट लोगे तो रन टाइम में क्या हो जाएगा, वहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, यानी जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे कैलेंडर एक पॉपअप होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में डाल दिया। अगर मैं वापस आके इसको सिंगल लाइन कर लूँगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट मोड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो धीरे धीरे करके जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम बताएंगे। जैसे किसी का एड्रेस लेना है तो एड्रेस तो मल्टी लाइन में आएगा, तो हम फिर ये मल्टी लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और वहाँ पे स्क्रॉल आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे फिलहाल लेना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में मैं डेट लेना चाहता हूँ, तो मैंने डेट ले लिया। अब इस डेट के बाद मुझे क्या करना है, वैलिडेशंस भी कराने हैं मुझे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे रेंज वैलिडेटर। यहाँ पे मैं रेंज वैलिडेटर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो रेंज है ना सॉरी, इसके अकॉर्डिंगली आ जाए, जिसका नाम है TXT डेट ऑफ बर्थ। तो उसको सेलेक्ट करो, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ, है ना। प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आप देखो यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट किसको करेगा, तो TXT डेट ऑफ बर्थ को करेगा। आप क्या चाहते हो मैसेज देना, तो मैंने मैसेज कुछ भी देना, नॉट वैलिड, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आ जाओगे आप इसके अंदर में, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका टाइप है वो क्या है। तो मैं टाइप चाहता हूँ, मेरा टाइप जो है वो आ जाए डेट, तो मैंने डेट ले लिया, राइट। अब यहाँ पे देखो दो आपको प्रॉपर्टी और नज़र आएंगी, एक तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली, कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जो आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है ना, वो आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर चाहिए या आपको ईयर चाहिए तो आप ईयर भी ले सकते हो, राइट। सपोज करो मैं अभी फ़िलहाल ईयर के लिए देते हैं, मैक्सिमम मैंने ले लिया, मैक्सिमम मेरा होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ 2001, है ना। लेकिन ये डेट फॉर्मेट में है तो ये तो आपको कैलेंडर ही रिटर्न करेगा, तो आपको पूरा ही लेना पड़ेगा। जैसे मैक्सिमम वैल्यू मैं चाहता हूँ 01/01/2001, 2001, और मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी, और मैक्सिमम वैल्यू आप मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी ये, और मिनिमम वैल्यू आपने डाल दिया लाइक 1990, ठीक है। तो अब ये इसी रेंज के बीच में कोई भी डेट ऑफ बर्थ अगर हम डालते हैं तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसको मैं रन कराता हूँ। तो रेंज में आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, जैसे आप डायरेक्टली चाहते हो कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाए, फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ आए उसको कराओ। यानी आपने देखा था, जो मैंने अभी भी आपको बताया था, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दिखाई थी, उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ थी। उसमें ये भी वैल्यूज़ थी आपकी कि लाइक करेंसी मतलब कि कोई भी अगर चाहे कि किसी पे काम करना, लाइक करेंसी पे काम करना, लाइक कोई हमारे पास में सेल अमाउंट है तो हम करेंसी भी ले सकते हैं। डबल डेसिमल पॉइंट को ले लेगा, इंटीज़र स्ट्रिंग को भी ले सकता है ये।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए हैं, आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ गया, एक कैलेंडर आ गया। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो कैलेंडर ओपन होता है। तो इस कैलेंडर के अंदर में जो भी आपकी वैल्यूज़, अगर आपने कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तो देखो यहाँ पे आ रहा है एज इज़ नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि मैंने जो साइज रेंज दिया था ना, वो सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के अंदर ही वो सेलेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे उससे पहले और बाद में ले लेता हूँ तो वो नहीं करेगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे 2000 लेता हूँ, 2000 ये रहा है ना, मैंने जनवरी 2000 ले लिया। तो देखो यहाँ पे ये वैलिडेशन हट गया मेरे पास में, ठीक है। यानी कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी रेंज में डाला है इसको। तो इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक तो सही हो गई। नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है। उसके बाद वेबसाइट है, तो वेबसाइट को भी वैलिडेट आप किसके थ्रू करोगे? एक्सपिरेशन के थ्रू। तो यहाँ पे भी आप एक्सपिरेशन लगा सकते हो, सेम जैसे आपने उसमें लगाया था। तो मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सपिरेशन वैलिडेटर ले लेता हूँ और इसको मैं वेबसाइट के साथ में क्या करूँगा, बाइंड करूँगा। तो कंट्रोल टू वैलिडेट, यहाँ पे हम लेते हैं txt वेबसाइट और यहाँ पे डाल देते हैं वेबसाइट इज़ नॉट वैलिड, इज़ नॉट वैलिड। तो क्या होगा, जब भी यूज़र कोई भी वेबसाइट अगर डालता है तो वेबसाइट का एक फॉर्मेट होता है, आपको पता है। लाइक वेबसाइट कभी कभी आप देखा होगा आपने, HTTP के थ्रू भी आते हैं, www के थ्रू भी आते हैं। तो वो चाहता है कि एक पूरा फॉर्मेट आए, तभी जब वो फॉर्मेट डालेगा। सॉरी, अभी भी हमने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि हमने वो डाल तो दिया है बट उसको हम लोगों ने वैलिडेट नहीं कराया। हमें बताना पड़ेगा ना कि ये वेबसाइट के लिए हम वैलिड करने जा रहे हैं। तो नीचे आओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा वैलिडेशन एक्सप्रेशन और इसके अंदर से आपको एक्सप्रेशन चेंज करने पड़ेंगे। इंटरनेट यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो भी ईमेल आई, जो भी हमारे पास वेबसाइट के जो एड्रेसेस होते हैं उसको हम लोग यूआरएल कहते हैं। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको वैलिडेशंस के लिए रन टाइम में जो भी आप कुछ गलत डालोगे तो आपको दिखा देगा कि आपने जो डाला है वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। देखो यहाँ पे आ गया। और वेबसाइट में अगर मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन XYZ डाल देता हूँ तो ये कहेगा कि ये वेबसाइट इज़ अ नॉट करेक्ट फॉर्मेट। यानी कि उसको क्या चाहिए, उसको प्रॉपर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ www.gmail.com, तो देखो इस फॉर्मेट को भी नहीं ले रहा है। वो क्या लेगा, HTTP लेगा वो। यानी कि कोई भी अगर हमारी वेबसाइट होती है तो उसका एक एड्रेस होता है, HTTP से स्टार्ट होता है। तो वो HTTP आपसे कह रहा है, यानी HTTP एस ले लो या जो भी है, :/ उसके बाद जो भी आपकी gmail.com है। तो ये एक फॉर्मेट है यूआरएल का, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल : // उसके बाद जो भी आपके डोमेन के नेम होंगे वो होते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है एक यूआरएल का। तो आपको इस हिसाब से जब तक आप एंटर करोगे नहीं तब तक वो देगा नहीं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 01 किया, यहाँ पे 01 किया और यहाँ पे मैं 1990 कर देता हूँ। ये सही है, एक्सेप्ट कर लिया उसने। मैंने एक ईमेल आईडी डाल दी, मैंने एक पासवर्ड डाला। पासवर्ड में मैं सेम डालता हूँ और नेम मैं कुछ भी डाल देता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरी अब इन्फॉर्मेशन सबमिट हो रही है। अब ये सर्वर पे सेंड हो रहा है और सर्वर ने मेरे पेज को क्या किया, पोस्ट बैक कर दिया। तो ये है आपका, ये सारे वैलिडेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कंट्रोल्स के थ्रू कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक कस्टम वैलिडेटर होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि इसमें अभी जैसे नेम के लिए है, मोबाइल नंबर के लिए है, तो उसके लिए हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको। और एक आता है इसमें वैलिडेशन समरी। आप चाहते हो कि पूरी वेबसाइट का जो भी डेटा है ना वो एक क्लिक पे जितने भी एरर्स हैं वो एक क्लिक पे मेरे पास शो करे, तो उसके लिए आप वैलिडेशन समरी यूज़ कर सकते हो। ये मोस्टली वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपका पेज का लेंथ काफ़ी बड़ा लंबा होता है। आप इसे रन कराते हो तो आपको पता नहीं चल पाता कि ऊपर वाले किस में एरर है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो कि जैसे आपने बटन लिया, बटन के नीचे आपने समरी दे दी। इसको आपको किसी के साथ में बाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती,
ये ऑटोमेटिकली समरी उठा लेता है जितने भी आपके पेजेस होते हैं, तो उस हिसाब से समराइज़ करके वहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, तो बस पेज के लेंथ वगैरह में जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा naukri.com वगैरह साइट्स हैं जिसमें आप जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी रिक्वायरमेंट डालते हो तो आपका पेज का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, और जिसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो ऊपर कुछ ऐसे वैलिडेशंस होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं और आप उसमें परेशान रहते हो कि मेरा पेज सबमिट क्यों नहीं हो रहा है, और वो जो एरर आ रहा है वो ऊपर की साइड में आ रहा है, आपको नज़र नहीं आता। तो उस तरह से आप यहाँ पे समरी बना सकते हो। सब मैंने सब क्लिक किया, देखो यहाँ पे सारे जितने भी एरर्स थे जहाँ, क्योंकि हमने स्टार दिया था वो स्टार ही रिटर्न करेगा, और बुलेटिंग में उसने किया। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ हम गलत करते हैं, देखो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गलत डाल दी और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखो क्या हो रहा है, रिक्वायर फॉर वाले सारे ऑब्जेक्ट हट गए क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करा दी, लेकिन हमने बताया तो समराइज उसने कर दिया जितने भी मेरी इन्फॉर्मेशन थे, वो ये एट अ ग्लांस सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो कर रहा है कि ईमेल आईडी आपकी जो है वैलिड नहीं है, पासवर्ड इज़ नॉट मैच्ड, एज इज़ नॉट वैलिड एंड वेबसाइट इज़ नॉट वैलिड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहीं पे शो कर रही है, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो पेज का काफ़ी लेंथ बड़ा होगा, ये काफ़ी बड़ा पेज, लंबा पेज होता, तो आप क्या करते, ऊपर वाले कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती जो आप फिल नहीं कर पा रहे थे, तो आपको ऊपर वो टैग करके लेके नहीं जाता। ठीक है, आप सबमिट बटन पे आप देखते हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं हो रही है, तो इस तरह से आप समराइज़ करके एक साथ दिखा सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल कंट्रोल्स हैं जो हम लोगों ने आज देखे हैं, और इसको हम लोग कहते हैं वैलिडेशन, यानी क्लाइंट साइड पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को इस कंट्रोल के थ्रू वैलिडेट कर लेते हैं। पहले हम लोग इसके लिए काफ़ी सारे कोड्स हम लोग जावास्क्रिप्ट पे लिखते थे, जो कि ASP.NET ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि आप बस इस पर काम करो तो ईज़िली आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो होप शो आपको समझ में आया होगा। मैं इसका लिंक अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, तो इसको आप लोग देखो, वैलिडेशन कंट्रोल्स को एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करके वो सारी चीज़ों को देखो। ठीक है, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, इसको वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ।